संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। जब भी देखे नई खबर नए अंदाज में, न्यूज एक्सप्रेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एस त्रिपाठी। दोस्तों, मौजूदा दौर में मीडिया की आलोचना रवायत बनती जा रही है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने पत्रकारों को प्रोस्टिट्यूट तक कह चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मीडिया पर तंज कसते रहते हैं, लेकिन अब बात आलोचना से आगे निकल चुकी है। नेता आलोचना कर रहे हैं तो माफिया मीडिया पर हमले। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक पत्रकार की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। लाश की शिनाख्त न हो इसलिए अपराधियों ने लाश पर डीजल डालकर जला भी दिया। बाद में शक के आधार पर पुलिस के शिकंजे में फंसे आरोपियों की निशानदेही पर अधजली लाश बरामद की गई। अकेले बालाघाट ही क्या, मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले हैं जहां लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश की जाती है। चाहे उमरिया में दबंग पत्रकार का बेरहमी से कत्ल किए जाने की बात हो या फिर आए दिन कलमकारों पर जानलेवा हमले की, सूबे में खबर नवीस खतरे में ही नजर आ रहे हैं। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। बालाघाट में युवा पत्रकार की हत्या पर गरमाई सियासत। विपक्ष के नेता कटारे ने की सीबीआई जांच की मांग। गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा मामला गंभीर, लेकिन सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। बड़ा सवाल, क्या ऐसे ही मरते रहेंगे कलम के सिपाही और होती रहेगी सियासत? जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। रायगढ़ में अनशन कर रहे पत्रकार दंपति को धरने से हटाया। पीड़ित ने खरसिया सीएमओ पर लगाया था गंभीर आरोप। राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग। भोपाल निर्वाचन आयोग की बैठक में कांग्रेस ने किया हंगामा। गरोड़ विधानसभा उपचुनाव की धांधली की जताई आशंका। गरोड़ उपचुनाव में पार्टियों ने झोंकी ताकत। सीएम शिवराज ने की सभा और रोड शो। कमलनाथ ने भी किया प्रचार। 27 जून को होगी वोटिंग। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लेंगे सीएम रमन सिंह और प्रदेश बीजेपी मुखिया धर्मलाल कौशिक की क्लास। राज्य के सत्ता और संगठन प्रमुखों को भी किया तलब। भोपाल में मानसून की पहली बारिश के बाद बड़ा हादसा। बोर्ड ऑफिस के पास 100 फीट हादसे में युवती की मौत। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश। बस्तर की कई नदियां उफान पर। राजधानी की निचली बस्तियों में भी भरा पानी। ड्यूटी के दौरान सोते मिली मंडीदीप थाने के पुलिस। न्यूज एक्सप्रेस के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। इस दौरान सराफा दुकान से 5 किलो सोना ले उड़ा बदमाश। जांजगीर चांपा में पावर प्लांट के विस्थापितों ने किया जमकर हंगामा। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। और छत्तीसगढ़ की सड़कों पर दौड़ेंगी रंग बिरंगी बसें। नीली, पीली और लाल रंग की होंगी बसें। परिवहन विभाग ने दिया आदेश। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group.
तो खादी, खाकी और माफिया की जुगलबंदी से निकली कारगुजारियों को बेपर्दा करना मीडिया के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। पत्रकार की हत्या का हल्ला प्रदेश में हुआ तो अब पुलिस संदीप कोठारी का पेशा ही बदलने पर उतारू है। 2 साल में दर्ज मामलों की फेहरिस्त जारी कर दी गई। संदीप को आदतन अपराधी बताने की कोशिश की जा रही है। संदीप पर दर्ज केस सही है या नहीं यह कानून तय करेगा, लेकिन जब देशभक्ति और जनसेवा का दम भरने वाली खाकी ही अपराधियों को पकड़ने के बजाय मृतक को अपराधी बनाने पर आतुर हो तो इंसाफ बेमानी हो जाता है। तो उन्हें किसी का खौफ नहीं है, न पुलिस का न प्रशासन का। उनके सामने जो आता है रास्ते से हटा दिया जाता है। ये कोई और नहीं है, ये है सूबे में आतंक का पर्याय बन चुका खनन माफिया। इस बार इनकी मुखालफत करने की सजा एक पत्रकार को मिली है, जो खनन माफियाओं के हाथों मौत के घाट उतार दिया गया। खतरे में कलम है, क्योंकि न इन्हें डर है और न ही सर। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बालाघाट में युवा पत्रकार संदीप कोठारी की है। अपहरण के बाद संदीप का गला घोंटकर हत्या कर दी गई और फिर सबूत मिटाने के मकसद से आरोपियों ने उसकी लाश को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के सुनसान इलाके में ले जाकर जला दिया। शुरुआती जांच में पूरा मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ है। इस कथित रूप से माइनिंग के कारोबार से जुड़े लोगों ने अंजाम दिया था। शुक्रवार 19 जून को विशाल तांडी, ब्रजेश डहरवाल और राकेश नरसवानी ने संदीप को अगवा कर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए नागपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के वर्धा के पास ले गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने सड़क किनारे सुनसान इलाके में शव पर डीजल डालकर आग लगा दी। वर्धा पुलिस ने सूचना मिलने पर शव को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन उसे लावारिस मानकर शव घर में रख दिया था। इधर संदीप के दोस्त ललित की शिकायत पर बालाघाट पुलिस हरकत में आई और शक के आधार पर विशाल तांडी और ब्रजेश डहरवाल को हिरासत में ले लिया, जिनसे पूछताछ में आरोपियों ने सच उगल दिया। ये डेड बॉडी पहले ही रिकवर कर ली थी, क्योंकि उनको सूचना मिली थी कि इस प्रकार से कोई शव पड़ा हुआ है वहाँ पर। तो पुलिस ने उनको भी संपर्क किया और घटनास्थल तस्दीक आरोपियों के द्वारा कराया गया। आरोपी ने घटनास्थल पहचाना, बॉडी को पहचाना। पुलिस अव्वल तो मृतक संदीप को पत्रकार मानने से इनकार कर रही है। पुलिस के मुताबिक 2 साल पहले ही संदीप ने पत्रकारिता का पेशा छोड़ दिया था। पुलिस अब संदीप को अपराधी घोषित करने पर उतारू है। पुलिस की ओर से जारी दस्तावेजों में संदीप पर दर्ज केसों का जिक्र किया गया है, जबकि संदीप के घर वाले पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा रहे हैं। संदीप के घर वालों के मुताबिक आरोपी 3 नहीं बल्कि 8 थे। कहीं से भी मेरे बेटे को तो भैया, मेरा बेटा इतना अच्छा था, कभी चोरी कुछ नहीं करा, हमने झूठ फंसाया लोगों ने उसका आखिरी में भी उसको मार डालने ले जाके, भैया उनको सबको पकड़ो। इधर पत्रकार की हत्या से सूबे में सियासी भूचाल आ गया। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मामले की एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग की है। बनने के बाद अधिकारी बोल रहे हैं जो पत्रकार नहीं था, पत्रकार खराब था। वो पत्रकार नहीं था तो क्या डकैत था, नक्सलाइट था? अरे वो स्टोरी करता था, उसकी तमाम स्टोरियां छपी हैं। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने विपक्ष की मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सीबीआई जांच का सवाल ही नहीं। जांच होगी, मेरा आ रहा है जांच होगी और सारे अपराध पकड़े जाएंगे। कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इसकी अलग है, हमारी पुलिस में क्या करेंगे? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मध्य प्रदेश में पत्रकारों को निशाना बनाया गया। पिछले कई सालों से मीडिया माफिया के रडार पर रहा है। वक्त बेवक्त लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ती रही है। एक बार फिर बड़ी ही बेरहमी से पत्रकार की हत्या हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब थमेंगे मीडिया पर हमले। बालाघाट से एक्सप्रेस रिपोर्टर शशांक माहले के साथ भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर गंडौतिया। तो जब सूबे में बढ़ जाए पत्रकारों पर हमले, कलमकार की हो हत्या, निशाने पर हो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, तो सवाल उठते। माफिया के निशाने पर पत्रकार क्यों? क्या माफिया पुलिस गठजोड़ से खतरे में पत्रकारिता? क्या पत्रकारों की गिरती साख है हमलों की वजह?
तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के संवाद प्रमुख डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के मौजूद हैं हमारे साथ के अग्निहोत्री जी। अग्निहोत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा आपसे ही है डॉक्टर साहब कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनके शासनकाल में सुशासन है और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। ऐसे में जो खोज करके पत्रकारिता कर रहे हैं उनकी जान आफत में है। बिल्कुल त्रिपाठी जी, आपने ठीक कहा है और बहुत ही दुखद, दुर्दांत और जघन्य अपराध ये हुआ है जैसा कि आपने बताया है और पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। 2-3 लोग पकड़े भी गए हैं और मेरी बस थोड़ी बहुत तथ्यों को लेकर असहमति है जो पुलिस के पास है। स्वाभाविक है, वही हमारे पास है कि अभी कोई ऐसी माफिया जैसी वो कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि उसके पीछे वो लोग हैं। हाँ, आपसी रंजिश का विषय हो सकता है और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि छोटे स्थानों पर त्रिपाठी जी जो पत्रकारिता करते हैं वो बहुत कम पैसे में पत्रकारिता करते हैं। पत्रकारिता चूंकि उनकी कम पैसे में होती है तो स्वाभाविक है कि वो और भी काम करते हैं या हम कहें कि उनको अपनी आजीविका चलाने के लिए बिजनेस करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, करते हैं। और तो केवल अभी एक चर्चा में और था मैं, तो बिल्कुल ये बात इवॉल्व होकर आई है। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण से कि राजधानी में बैठे पत्रकार जो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं उनके साथ साथ ऐसे अंशकालिक पत्रकार जिले में और तहसील और कस्बों में होते हैं जो कि अपने जुनून के लिए, अपने जज्बे के लिए, अपने शौक के लिए पत्रकारिता करते हैं और जोखिम भी उठाते हैं क्योंकि उस स्तर पर पत्रकारिता कई बार अपराधों का वो उल्लेख भी करते हैं। यदि कहीं घटित हो रहे हैं, कोई गलत बात होती है तो उसकी रिपोर्टिंग भी करते हैं और ऐसा करते हुए यह बात भी सच है कि वे अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं। और अब कहीं ना कहीं हमको इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम अभी तक राजधानी या संभाग स्तरीय पत्रकारिता पर हम लोगों ने बहुत यकीन किया है, उनको मुख्यधारा में लिया है, पर हमको साथ साथ ऐसे अंशकालिक पत्रकारों को भी साथ में लेकर चलने की जरूरत है। उनकी भी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे लगता है इन घटनाओं से जिनका आप जिक्र अपन कर रहे हैं और आज ये जो घटना घटित हुई है इसकी जांच होगी, इसके आरोपी पकड़े जाएंगे, सजा को भी पाएंगे, हमें पूरा विश्वास है, कड़ी से कड़ी उनको सजा होगी। लेकिन पत्रकारों के साथ और खास तौर से छोटे स्थान पर ये घटनाएं ज्यादा होती हैं, जैसा हमने देखा है सुदूर क्षेत्रों में ये घटनाएं ना हो, इसके लिए हम किस प्रकार के कदम उठा सकते हैं, इस पर एक खुली बहस की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि ये समय की मांग भी है और इस घटना के साथ साथ यदि हम उस पर भी कोई सकारात्मक चर्चा कर पाएंगे तो हम भी इच्छुक हैं कि इस दिशा में अच्छा काम होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारों के संदर्भ में मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं, चाहे वो पेंशन से संबंधित विषय हों, क्योंकि असुरक्षित व्यावसायिक जीवन पत्रकार जीता है, चाहे बीमा से संबंधित हों, और उसके साथ साथ जैसा कि डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट बना है, इस प्रकार यदि कोई फिर मैं बोलना चाहूंगा कि राजधानी के पत्रकार तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन सुदूर क्षेत्रों के पत्रकारिता को बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है डॉक्टर साहब, राजधानी के भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। हम आपसे बात करेंगे कि राजधानी में भी या जिला मुख्यालयों में भी कितने पत्रकारों पर हमला हुए हैं, लेकिन यहाँ बात एक जो सबसे दर्दनाक बात यह है कि एक पत्रकार की जान जाती है, चला जाता है। ठीक है, उस पर 18 प्रकरण दर्ज थे, जिसमें एक ऐसा भी प्रकरण दर्ज था, एक चरित्रहीनता को लेकर के एक प्रकरण दर्ज किया गया था, जो बाद में आपको भी जानकारी होगी। उस औरत ने खुद कहा कि मुझको पैसा देके इस पत्रकार को फंसाने का प्रयास किया गया। पुलिस उसकी तह में न जाकर के जो एक आईजी की तरफ से एक जो जानकारी मिली है उसमें उसको आदतन अपराधी लिखा गया है और ये बताया गया है कि इन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी। क्या एक पत्रकार जब किसी संस्थान से जुड़ा रहता है तभी पत्रकार होता है, या वो अपनी सूचनाएं देता रहता है तो भी पत्रकार है? त्रिपाठी जी, किसी व्यक्ति का पत्रकार होना या ना होना, उस पर कितने अपराध दर्ज हैं इससे तय नहीं होता। जैसे कोई डॉक्टर है, हो सकता है उस पर 10 अपराध भी दर्ज हों,
लेकिन उसका पेशा डॉक्टरी ही हुआ करता है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। मुझे लगता है आपको भी इस बात को अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि उस पर 16 प्रकरण दर्ज थे। वो किस प्रकार थे, क्या नहीं थे, पुलिस विवेचना कर रही, क्या कारण थे उनके थे। 2 बार जिला बदर हुआ, 376 की आपने बात करी, वो सब चीजें अलग बातें हैं। पर यह बात भी सच है कि पिछले 5-7 वर्षों में ये प्रकरण दर्ज हुए हैं, ये कोई आज नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, ये इनमें से कोई भी इस बात का एक्सक्यूज नहीं है त्रिपाठी जी कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सब बातें बेमानी हैं। इनमें इस घटना के 2 पक्ष हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, इस प्रकार की घटनाएं जो लोग कर रहे हैं, जिनने कारित करी है, उनकी गिरफ्तारी होकर तत्काल कड़ी से कड़ी सजा के प्रावधानों में से उनको गुजरना चाहिए, जिसके लिए पुलिस काम कर ही रही है, हमें विश्वास है। और दूसरी बात, चूंकि ये विषय सामने है, तो फिर मैं आपसे क्षमा मांगते हुए इस बात को कहूंगा कि राजधानी के पत्रकार को छोड़कर सुदूर क्षेत्रों में जो जोखिम भरी अंशकालिक पत्रकारिता कर रहे हैं, जिनको धन बहुत नहीं मिलता त्रिपाठी जी पत्रकारिता से, लेकिन वो अपने जोश, जुनून और जज्बे के लिए पत्रकारिता करते हैं, तंत्र की कमियां बताते हैं या कहीं पर अवैध कोई गतिविधि हो रही उसकी जानकारी देते हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए कुछ ना कुछ विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो जिनको आप बता रहे हैं अंशकालिक पत्रकारिता करते हैं, वो किसी भी अखबार या किसी भी चैनल के मेरुदंड होते हैं। उनके द्वारा अगर खबर न दी जाए, कोई भी घटना, दुर्घटना जिला मुख्यालय या राजधानी में या संभागीय मुख्यालय में नहीं घटती है। ये घटना जनरली सुदूर अंचलों में घटती है और वहां से वो पत्रकारिता करते हैं और लाते हैं। ऐसी स्थिति में हम आपसे फिर पूछेंगे, कायदे से पुलिस को उस बात की तहकीकात करनी चाहिए जैसा कि उसके परिवार वाले बोल रहे हैं और पत्रकार समाज के लोग बोल रहे हैं कि पिछले 6 साल से उसको लगातार प्रताड़ित किया जाता। जब भी वो खनन माफिया के खिलाफ लिखता था, करता था, तो उस पे नए केस दर्ज हो जाते थे। जो मेरी अभी बात हुई है वहां पर जो जांच कर रहे हैं, मैंने भी यही प्रश्न कार्यक्रम में आने से पहले उनसे किया था, तो उन्होंने ये बताया है कि परिजनों के जो बयान हैं उस पर जो एप्रहेंशंस हैं वह भी जांच के बिंदु हैं। ये मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो पुलिस उन बिंदुओं पर भी जांच कर रही है जो उनके ब्रदर हैं, जो बता रहे हैं, जो उनके परिवार या परिजन बता रहे हैं, जो संदेह के घेरे में है। तो इसलिए अभी ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि मुझे लगता है 1 या 2 दिन में पुलिस जैसा पहुंच गई है तह तक लगभग, वो खुद ही पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर इस घटना का किस प्रकार का ये दुखद घटनाक्रम रहा है। बिल्कुल सही बात। हम आपके पास फिर आएंगे डॉक्टर साहब। हमारे साथ शैलेंद्र पटेल जी हैं, कांग्रेस विधायक। शैलेंद्र जी, जिस तरह से ये घटना घटी है और जिस तरह से वहां की पुलिस में किसी आईजी को या एसपी को या डीएसपी को या वहां जांच अधिकारी जो है उसको दोष नहीं देता, जो भी सामने आया है उसमें जब वो पत्रकार मर चुका है तो कम से कम संवेदना ये होनी चाहिए। उसमें लिखा गया बकायदे कि आदतन अपराधी था। आदतन अपराधी कौन बनाता है, कौन प्रकरण दर्ज करता है? तो वो अपने आप को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इस बिंदु की भी जांच होगी कि उसको, जिस तरह उसके परिवार वाले बोल रहे हैं कि जब भी वो खनन माफिया के खिलाफ स्टोरी लिखता था या उसके खिलाफ आरटीआई लगाता था या सूचना देता था तो उसके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज हो जाता था। ये बिल्कुल साफ है कि एक महिला जिसके कारण वो जेल में गए थे, उस महिला ने बाद में कोर्ट में कहा कि हमको पैसा देकर के इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने के लिए कहा गया। तो इस पे खास क्या आपको लगता है कि जांच हो पाएगी? वही पुलिस उस पूरे प्रकरण के सही ढंग से तहकीकात करेगी? निश्चित रूप से सबसे पहली बात तो ये बड़ी दुखद घटना है। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार होते हैं और मैं तो ये कहूंगा कि अपराध किसी के भी खिलाफ हो, अपराध नहीं होना चाहिए। एक और तो प्रदेश सरकार बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी बातें करती सुशासन की, लेकिन मध्य प्रदेश का क्राइम रेट में क्या स्तर है ये भी एक सोचने की बात है। क्राइम रेट कितना बड़ा है, वुमेन्स के खिलाफ कितना बड़ा है, और अब तो इतना बेलगाम हो गया है कि पत्रकार क्या, उसके पहले भी खनन माफिया के सामने आईपीएस अधिकारी की मौत हो चुकी है, पुलिस वालों के ऊपर हमला हो चुका है और अन्य वर्गों पे भी समय समय पे हमला हुआ है। और रही बालाघाट की बात, हमारी पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है जिसके साथ एक दुखद घटना हुई, अपना लाल उस माता ने खोया है। उसके बाद पुलिस ये लिखती है कि वो आदतन अपराधी है। आदतन अपराधी है या नहीं है ये जांच का विषय है। अभी तो संवेदनाएं होनी चाहिए और जांच का विषय जहां तक उठता है कि पिछले 6 वर्षों में जिस जिला पुलिस ने उसके खिलाफ 16 केस दायर किए हैं, क्या वो निष्पक्ष जांच करेगी, ये भी एक सवाल उठता है। और इसीलिए मांग एसआईटी और सीबीआई की गई थी कि हमें, कांग्रेस पार्टी को उस जिला पुलिस के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि जिसके खिलाफ आपने ऑलरेडी झूठे केस भी लगाए, उस केस में बाद में मामला भी सामने आया कि महिला ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ,
और जिसको बार बार रोका गया है अपनी कलम से लिखने के लिए, और वही पुलिस जांच करेगी, तो ये बड़ा संदेह का विषय है। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से जो खनिज माफिया का काम चल रहा है इस प्रदेश के अंदर, वो आपसे किसी से छिपा नहीं हुआ है। एक तरीके से बेखौफ होकर वो अपना काम करते हैं, और जो कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे एन कैन प्रकरण तरीके से दबाने की कोशिश किया जाता है। एक मध्य प्रदेश में एक पैरेलल संस्था ये माफिया की बन गई है, चाहे वो कोई सा भी खनन माफिया हो, रेत माफिया हो या भू माफिया हो, और उनके सामने जो भी आता है उसे दबा दिया जाता है, और उसी की एक कड़ी में ये आपके सामने है। मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं, मेरा एक आरोप है और एक सोचने का विषय है, और एक चर्चा का विषय है कि कितने व्यापम के लोग जो जुड़े हुए थे उनमें किन किन की मौत कैसे कैसे हुई, ये भी एक जांच का विषय है। क्या वो हत्याएं हुई हैं या मौत हुई है स्वाभाविक, ये भी एक जांच का विषय है। हमारे दो डॉक्टर की एक्सीडेंटल मौत हुई है, और दूसरे लोग भी इसमें इन्वॉल्व, उनकी मौतें हुई, कहीं ना कहीं शक के दायरे में आता है। क्या वो स्वाभाविक मौतें हैं, या उन पे कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उनको इस तरह की मौतों में कन्वर्ट कर दिया गया कि वो स्वाभाविक मौत लगे, लेकिन उसके पीछे कहानी कुछ और है। इस बारे में भी एक जांच होना चाहिए, एक उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए कि जो लोग व्यापम से जुड़े हुए थे उनकी हत्याएं हुई हैं, और कई बार जो खनिज माफिया और अन्य माफियाओं के सामने जो मौतें होती हैं उसके पीछे कारण क्या है, वो कारण जनता के सामने आना चाहिए। जनता इसका जवाब मांग रही है कि इस प्रदेश में हो क्या रहा। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जहां पुलिस की सुधार की व्यवस्था करते हैं, अभी हाल ही में एक डायल 100 करके स्कीम हमारी गृह मंत्री ने लागू की है, मध्य प्रदेश पुलिस ने लागू की है, उसमें 1000 सफारी खरीदना बताया गया है। मैंने विधानसभा में भी सवाल लगाया था कि आप सफारी गाड़ी तो खरीद रहे हैं, कितने पुलिसकर्मियों की आप भर्ती कर रहे हैं, आप अपराधों के रोकने के लिए क्या आपके पास प्लानिंग है, क्या आपने क्राइम रेट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या रास्ते अपनाए हैं, वो भी आप बताएं। सिर्फ संसाधन खरीदने से कुछ नहीं होगा जब तक आप पुलिसिंग ठीक नहीं करेंगे। कितने हजार इंसान के ऊपर, कितने हजार नागरिक के ऊपर आज पुलिस है, ये भी जवाब देना होगा कि विगत वर्षों में हमने उसमें कितना बढ़ाया। जहां तक मुझे जानकारी है कि 1300 से 1400 नागरिक के ऊपर एक पुलिस वाला होता है, पहले भी यही था। क्या आज बढ़ते हुए क्राइम के हिसाब से पुलिसकर्मियों की भर्ती होना चाहिए? डॉक्टर साहब, हम पटेल साहब, मैं आपके पास फिर से आऊंगा निश्चित तौर पे। यहाँ मुद्दा पत्रकारों का है, व्यापम का अलग मुद्दा है, यहाँ पत्रकारों से जुड़ा है। जी, आपने बहुत चतुराई से कांग्रेस का पक्ष रखने की कोशिश करी जो राजनीतिक है। नंबर एक, जैसे आईपीएस नरेंद्र कुमार की बात हुई, जांच हुई, जांच के बाद तथ्य सामने आए, सीबीआई ने भी जांच करी और हम सबके सामने है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि उस समय कांग्रेस ने क्या क्या बातें कही थी। इसी प्रकार ऐसा कोई विषय नहीं है जिसकी जांच नहीं हुई हो। व्यापम की ये बार बार बात करते हैं, व्यापम की जांच ऑनरेबल हाईकोर्ट के, व्यापम मुद्दा यहाँ नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा है। टोकना था, लेकिन अब चूंकि बोल गए हैं, एक लाइन बस कहना चाहता हूँ। ऑनरेबल हाईकोर्ट के संज्ञान में सब कुछ हो रहा है, जिसको भी जो कुछ कहना है वो हाईकोर्ट से कहे, कुछ सरकार का कोई लेना देना नहीं है इससे। तो इसलिए मुझे लगता है वहां ध्यान देना चाहिए। तो मैं एक बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिकरण कभी कभी ऐसी घटनाओं का मूल मुद्दे से राजनेताओं को हटा देता है। जैसे आप उसको कांग्रेस बीजेपीकरण करेंगे, जो कि नहीं है कहीं से कहीं तक, तो हम क्या करते हैं, जो मूल समस्या जो आप उठा रहे हो पत्रकारों की सुरक्षा की, वो दाएं बाएं रह जाती है। मैं फिर उस पर आना चाहता हूं और मैं मांग करता हूं इस पटल से कि उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर हम सबको मिलकर विचार करना है। मैं भी आपके साथ हूं, और यदि कोई ऐसी चीज निकल कर आती है तो हम अपनी सरकार के सामने रखने को तैयार हैं, और वो तैयार है इसका बात। और आईजी ने एक बात और बता दूं, जो अभी आप तक खबर आ जाएगी, आईजी ने एसआईटी की मांग को भी स्वीकार कर दिया है। प्रारंभिक जांच जैसे ही खत्म होगी, जिसको पीई बोलते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, मोस्ट प्रोबेबली वो इस जांच को एसआईटी को देने वाले। बिल्कुल पटेल साहब, हम आपके पास आएंगे निश्चित तौर पे। आपने जो आंकड़े भी बताए कि एक प्रति व्यक्ति कितने पुलिसकर्मी है, कितने एक पुलिसकर्मी है, वो सारे मामले अलग है। हमारा मुद्दा यहाँ ये है पटेल साहब कि जब पुलिस ही अगर माफियाओं के साथ मिले, और निश्चित तौर पे जिस तरह से उसके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे थे, अगर वो झूठे केस थे तो पुलिस और खनन माफिया की मिली भगत रही होगी, उसके कारण ही दर्ज किए होंगे। हम आपके पास आएंगे। हम अग्निहोत्री जी, आपने अभी हमारे पटेल साहब को भी सुना और डॉक्टर साहब को भी सुना, आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे में क्या था जिसकी वजह से इतनी बेदर्दी से उस आदमी का कत्ल किया गया और जला दिया गया, जो एक विभत्स दृश्य देखने को आपको मिला सामने? त्रिपाठी जी, मैं पिछले 2 दिन से इस समाचार का कवरेज कर रहा हूँ, और जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, जो मैंने देखा है, समझा है, उसके मुताबिक ये निश्चित रूप से पुलिस और माफिया के गठबंधन जैसी कोई चीज़ नज़र आती है। और मैं डॉक्टर साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो दूर के अंचल में, जिलों में, संभाग में जो पत्रकार काम करते हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं।
मैं जिस समाचार संगठन में काम करता हूँ वहाँ भी जो हमारे जिलों के संवाददाता अग्निहोत्री जी, थोड़ा सा हम रोकेंगे, हमारे साथ एक दर्शक है दमोह से। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश में जिस तरह पत्रकार और सरकारी नौकरशाहों पर हमले हो रहे हैं, इस मात्रा में नेताओं पर हमले क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या पत्रकारों की ईमानदारी से ज्यादा ये लोग ज्यादा मिलकर चलने लगे, नेता लोग जो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, ये हम दोनों नेताओं से पूछेंगे, लेकिन हमारे अग्निहोत्री जी भी अपना उत्तर दे रहे थे, हम उनसे ले करके। और मैं आपको बता दूं, आज ही एक भिंड में या मुरैना में एक नेता विधायक के यहाँ हमला हुआ था गोलियों से, हम फिर भी पूछेंगे। अग्निहोत्री जी, आप अपना सवाल जवाब पूरा करें। मैं आपको ये बता रहा था कि मैं जिस समाचार संगठन में काम करता हूँ वहाँ भी जो जिला स्तर पे जो संवाददाता नियुक्त किए जाते हैं, उनसे जब जानकारी मंगाई जाती है तो यदि वो कहते हैं कि वो पूर्णकालिक पत्रकार हैं तो हम उनको नियुक्ति नहीं देते। उनसे कहते हैं कि आप पत्रकारिता के अलावा कोई अपना काम बताइए ताकि आप अंशकालिक रूप से हमारे यहाँ काम कर सके। तो उन्हें कुछ न कुछ अपने जीवन निर्वाह के लिए काम करना पड़ता है। जहाँ तक इस घटना की बात है त्रिपाठी जी, बहुत दुर्भाग्यजनक और बहुत दर्दनाक है, क्योंकि और इसमें डेवलपमेंट ये भी है जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आईजी ने मान लिया है कि वो एक एसआईटी का गठन करेंगे और एसडीओपी जो वहाँ के हैं मरकाम, वो उसके नेतृत्व में एसआईटी का गठन होगा। और जो तीसरा फरार आरोपी है नरसवानी, उस पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है कि उसको जो पकड़वाएगा उसको 30,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस घटना को जितनी निष्पक्षता से जांच की जाए और जो बातें निकल करके आए, तो कम से कम पत्रकारों की सुरक्षा पर जो बात हो रही है और ये जो डिमांड सामने आई है आज पत्रकारों के संगठनों के साथ उससे कि सरकार को चाहिए कि इस मानसून विधेयक में वो एक पत्रकार संरक्षण विधेयक लेकर के आए और उस पर डिस्कशन हो और जो सुझाव सामने आए उसके अनुसार कम से कम पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, और इस बात चाहे वो राजधानी हो, चाहे जिला हो, चाहे संभाग हो, वहां पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि ऐसे जो जोखिम भरे खोजी पत्रकारिता जो करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। आपको याद होगा आपके न्यूज चैनल के भी पत्रकार और कैमरामैन पे हमला हुई थी, डॉक्टर साहब से भोपाल में जा रहे थे। जी, राजधानी में ही हमले हुए। डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे। अभी एक और हमारे दर्शक ने सवाल किया था कि नेताओं पे हमले क्यों नहीं होते हैं, वो भी हम उत्तर दोनों अपने नेताओं से लेंगे। लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक हैं दतिया से, तत्व सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना सवाल करें। नमस्कार, आप अपना सवाल करिए तत्व जी। हम सर ये पूछना चाहता था कि पत्रकारों की गिरती साख का हम आकलन कैसे करें कि इस पत्रकार की साख गिर गई, उस पत्रकार की हत्या की जाती है तो क्या वह साखदार पत्रकार नहीं था? हमने ये कैसे आकलन कर लिया कि वो पत्रकार की गिरती हुई साख थी? वो कलम चलाता है तो वो ताकतवर है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह ताकतवर है, उसकी हत्या हुई है, निंदनीय कृत्य है और सरकार को उस पर इस्तीफा भी देना चाहिए। वो पत्रकारों की सुरक्षा का कड़ा इंतजाम करना चाहिए। बिल्कुल, आप इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। जी, आप क्यों नहीं? पत्रकार मरा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल सही तत्व जी, इसीलिए हमने इसको डिस्कशन में लिया है। हमने 1 घंटे इस चैनल के माध्यम से इसी मुद्दे को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं कि एक, जिस तरह अग्निहोत्री जी ने कहा कि एक बिल लाना चाहिए पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के। डॉक्टर साहब, आपसे अभी एक दर्शक ने सवाल किया, दूसरे दर्शक ने भी सवाल किया, अगर सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं तो देने में क्या दिक्कत है? देखिए त्रिपाठी जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी इस प्रकार के वाकयात हुए हैं, आपने देखा होगा इसको। लेकिन जैसे कि हम आज चर्चा कर रहे हैं कि एक पत्रकार की हत्या हुई है, जघन्य हत्या हुई है, तो हम लोग सब बैठकर चर्चा कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि कोई भी हत्या होती है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, वर्ण से आता हो या जाति से आता हो, क्षेत्र से आता हो, कोई भी हत्या अमानवीय कृत्य होता है। जघन्य हत्याएं जो होती हैं वो सब अमानवीय दायरे में, असामाजिक कृत्य में आती है त्रिपाठी जी। उन सब की विवेचना पुलिस करती है, अच्छे से करती है। और जो भी आरोपी होते हैं, क्योंकि अपराध हमेशा घटित होते आए हैं, तो जब ऐसे अपराधों के आरोपी पकड़े जाते हैं, उन आरोपियों को सजा भी होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रथम दृष्टया तुरंत हर चीज में सीबीआई की बात करना न्यायोचित है। यदि आप इस पूरी प्रक्रिया में हम कोई तथ्यात्मक कमी पाते हैं तो हम उस आधार को लागू कर सकते हैं, अन्यथा हमको पुलिस पर विश्वास रखना चाहिए। और इस प्रकरण में भी आपने देखा है कि पुलिस बड़ी तेजी से
और पुख्ता कार्रवाई कर रही है और उनकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जो है, फिर त्रिपाठी जी मैं कहना चाहूंगा, उसको आने दीजिए, जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं। 1 या 2 दिन में वो आपके समक्ष रखेंगे, हम फिर चर्चा पर बैठेंगे। फिर भी यदि उसमें कोई कमी आपको दिखती है, क्योंकि अभी तो जांच रिपोर्ट ही नहीं आई है कि किसने हत्या करी है, क्यों करी है, उनके पास सुरक्षित है, वो आपको बताएंगे जैसे आरोपी की गिरफ्तारी होगी। सब रिपोर्ट ये आ चुकी है, क्यों की है, ये लगभग रिपोर्ट ये सामने सबके है कि वो उनके खिलाफ जो नहीं, ये बयान है त्रिपाठी जी, अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट अधिकृत नहीं आई है और वो तब तक पुलिस नहीं देती क्योंकि पुलिस जानती है कि एक आरोपी अभी फरार है, तो वो अभी किसी निष्कर्ष पर तुरंत पहुंचना, यानी कि उस आरोपी की मदद करना होता है। तो इसीलिए अभी पुलिस को मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन और चाहिए है, उसको आने दीजिए। आप विश्वास रखिए, इसमें कोई भी नहीं बचेगा, जैसा कि हमेशा होता है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और दर्शक है खजुराहो से, कपिल पाठक जी। पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करें। मेरा ये सवाल है जी, कोई भी अपहरण होता है जी, और अपहरण होने पर जो थाना प्रभारी से लेके एसडीओपी से लेके एडिशनल एसपी से लेके एसपी से लेके और आईजी और डीआईजी तक लेकर जी, इसकी सभी रिपोर्ट संबंधित आदमी के पास जाती होगी जी, और उसकी को जो जनता का एक स्तंभ होता है पत्रकार जी, और जो सत्य को प्रत्यक्ष करता है जनता के सामने जी, उन अधिकारियों द्वारा ये गंभीरता से लिया क्यों नहीं गया इस मौके पर? मतलब आपका सवाल क्या है कि अधिकारी जो है वो संजीदा से नहीं लेते हैं पत्रकारों के इस तरह के मामलों को? आज इतना जिस पत्रकार को आग लगा के और दुर्धर्ष तरीके से जिंदा जला दिया गया जी, उस चीज को डीआईजी और जो वरिष्ठ अधिकारी जो सुपरविजन ऑफिसर है उनने उस चीज को संजीदा से नहीं लिया। निश्चित तौर पे हमें गंभीरता से अगर लेते तो किसी का अपहरण हुआ है तो उसके परिवार ने रिपोर्ट की होगी। जी बिल्कुल, आपका सवाल आ गया है, हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। जी, ये बस कहना चाहता हूँ कि ये गंभीर अपराधों में आता है। जी जी, अपहरण, बलात्कार, हत्या या ये जो डकैती, ये कुछ श्रेणियां बनी हुई हैं थानों में, जो बिल्कुल बाकी जो हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर को नोटिफाई होता है। इसकी मॉनिटरिंग पुलिस कंट्रोल रूम से भी की जाती है, मुख्यालय डीजीपी स्वयं करते हैं इनकी, कि इनका कहां तक कन्विक्शन रेट तक, कन्विक्शन तक स्थिति कहां तक पहुंची है। और यही कारण है कि कालांतर में जब आप कहानियां सुनते थे, फिल्में बनती थी अपहरण माफिया के ऊपर, और अपहरण एक व्यवसाय हुआ करता था मध्य प्रदेश और बॉर्डर एरिया में, वो अब समाप्त हुआ है। तो हमें इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा नहीं है, पुलिस ने बहुत मजबूत काम किया है और हमको पुलिस के हाथों को और मजबूत करना चाहिए और एक मत से आगे आना चाहिए। पर साथ ही साथ हमारी भी ये जिम्मेदारी है, कोई पत्रकार हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या सामान्य नागरिक हो, कानून व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए। बिल्कुल वो होना चाहिए। और खास तौर पे फिर मैं कहना चाहूंगा, सुदूर अंचलों में ये चीजें होना बहुत आवश्यक है, जहां पर प्रशासनिक इकाइयां कम ताकतवर या छोटी होती हैं, जैसे थाना क्षेत्र या थाना क्षेत्र से नीचे के क्षेत्र। मुझे लगता है वहां और डॉक्टर साहब, हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ पटेल साहब, हम एक बार उनसे जानना चाहेंगे कि आपने जो तर्क दिए हैं, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर के, कितना चुस्त कानून है यहाँ, और जब एक भय होता था पत्रकारों का, हमें लगता है वो भय समाप्त होता जा रहा है इन दिनों पे। डॉक्टर साहब, हम बता दें आपको कि राजधानी में एक अखबार के संपादक पर रात में हमला होता है, अभी तक अपराधी नहीं चिन्हित किए गए हैं। हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन पे हमला होता, कोई रीजन नहीं था। एक सामान्य आदमी आ रहा था, रास्ते में उन्होंने रोका, बोले तुम पत्रकार हो, बहस हुई, उसके बाद पीटना चालू। एक भय पत्रकारों का एक समय खत्म होता जा रहा है। हम पटेल साहब से जानकारी लेंगे, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक है दतिया से, नवीन जी। नवीन जी, अपना सवाल करें। हाँ, मेरा साहब डॉक्टर साहब से एक प्रश्न ये है जी कि डॉक्टर साहब, होता क्या है कि जिस समय इलेक्शन होते हैं जी, उस समय जो भी नेतागण खड़े हो रहे होते हैं, वो पब्लिक को इतना आश्वासित कर देते हैं और पब्लिक उनसे इतनी अपेक्षित हो जाती है जी कि वो आज स्थिति ये बनती है कि वो कुछ भी करने को हमारा उसने, वरना ऐसा नहीं है कि अधिकारी वर्ग काम करने के लिए नहीं है राजी, वो राजी है, लेकिन कहीं ना कहीं सर राजनीतिक लोग जो हैं वो प्रशासन को दबाते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। बिल्कुल, आपका सवाल आ गया है। हम पहले आपका सवाल का पहले उत्तर हम पटेल साहब से ही लेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। तो LNCT Group of Colleges, largest educational group in Central India, having presence in Bhopal, Bilaspur, Indore, Jabalpur, Gwalior. Courses offered. For admission,
Please contact. Be more. शुरुआत करें एक नए दौर का। चुनिए अनेक पाठ्यक्रमों में से अपनी काबिलियत का मंच। कॉन्फिडेंट, कैपेबल, कल्चर्ड। अब आपकी बारी है। ये है पहचान डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की। सीएक लाई है 5 प्रोजेक्ट में शुभम से स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज चर्चा हो रही है पत्रकारों की हिफाजत को लेकर के। पटेल साहब, ब्रेक पर जाने के पहले एक दर्शक ने आपसे सवाल किया था, हम पहले आपसे ही उत्तर जानना चाहेंगे और कितना आप संतुष्ट हैं, आप विधायक हैं। जैसे एक दर्शक ने कहा कि जब नेता चुनाव लड़ते हैं, नेता लोग उसमें हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए अधिकारी उसको सही ढंग से काम नहीं कर पाते। कितना सहमत है? 3-4 बातें हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कानून में सुधार होना चाहिए। आपने कहा होना चाहिए, कितना हुआ वो भी एक प्रश्न उठता है कि कितना सुधार हुआ है विगत वर्षों में। होना चाहिए, हम सब बातें करते हैं, और जब सरकार कोई रहती तो हमेशा सवाल सरकार के ऊपर उठता है। चाहे कोई भी होगा, जो सत्ता में रहेगा उसी के ऊपर सवाल उठेगा, कोई विपक्ष के ऊपर या आम आदमी के ऊपर सवाल नहीं उठता, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की होती है, सत्ता की होती है। जहां तक दर्शक की बात थी, दर्शक ने जो सवाल किया था, निश्चित रूप से चुनाव के समय अधिकतर जगह सपने दिखाए जाते हैं, और मैं उस और जानना नहीं चाहता कि अभी प्रदेश में क्या सपने दिखाए थे या देश में क्या सपने दिखाए थे। उसमें जनता कहीं न कहीं सपनों में आ जाती है, और जब उसे हकीकत लगती है, पता चलता है। चुनाव में भी यही हुआ था क्या? मैं आपसे क्या आए? निश्चित रूप से मैंने अपने चुनाव में कहीं भी एक वादा नहीं किया। डॉक्टर साहब पूछ सकते हैं आप जाके क्षेत्र में, क्योंकि मैं काम करने में विश्वास करता हूं, वादों में विश्वास नहीं करता। निश्चित तौर पटेल साहब, विपरीत लहर में आप जीत के आए हैं तो आपका काम अच्छा होगा, इसीलिए आप जीत के आए। विपरीत लहर थी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ लहर थी पूरी। इस समय जो कांग्रेसी जीत के आया है तो उसका क्षेत्र में कुछ जलजला तो होगा ही। चर्चा का विषय है कि क्या होना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि हत्या के क्या कारण थे? क्या उसमें खनिज की बात उठी? जब खनिज की बात उठी तो निश्चित रूप से पैसा, भ्रष्टाचार, वो लेन देन, ना जाने क्या क्या बातें थी। वो जब वो सब बातें थी, इसीलिए सीबीआई की बात उठी है कि जब सीबीआई मांग का अगर मांग उठती है और उसमें हत्या का मोटिव क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। हत्याएं होती हैं, निश्चित रूप से आदि अनादि काल से क्राइम होता आ रहा है, अपराध होते आ रहे हैं, कुछ रोकथाम भी हुई है और बढ़ोतरी भी हुई है। जो जनसंख्या बढ़ती है, अपराध भी बढ़ते हैं, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन विषय ये किन कारणों से हुई है। कारण जो उठता है, बार बार ये आता है, शक्ति सुई, वो खनिज माफिया के ऊपर जाती है, और जब खनिज माफिया के ऊपर बात जाती है तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव पुलिस के ऊपर था, और पुलिस के ऊपर जो प्रभाव था, जब भी सीबीआई और एसआईटी की मांग थी, और जितनी जल्दी सीबीआई को सौंपा जाएगा उतनी जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होने की संभावना होती है। कितनी बार ये देखा गया है कि अगर केस बाद में पहुंचता है तो कुछ न कुछ जो बातें पहुंचनी चाहिए या तथ्य हैं वो तथ्य धूमिल हो जाते हैं। अगर हम तथ्यों तक पहुंचना चाहिए, क्विक एक्शन अगर लेते हैं तो निश्चित रूप से वो तथ्य सामने आते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही, पत्रकारों के पक्ष में कही कि उन्हें सुदूर इलाके में, मैं भी बहुत ग्रामीण इलाके से आता हूं, निश्चित रूप से पत्रकार अपनी आर्थिक तंगी से भी गुजरता है, कलम की लड़ाई लड़ने के लिए ना जाने कितने प्रयास वो करता है। ये चर्चा बार बार होती है। मेरा सवाल ये उठता है कि अभी तक क्या किया गया है पिछले 12 वर्षों में। निश्चित रूप से उनको क्या मिला, क्योंकि बातों से किसी का पेट नहीं भरता, बातों से ये दुनिया नहीं चलती। दुनिया चलती है निश्चित रूप से किसी काम करने से, किसी एक्शन लेने से, और वो एक्शन दिखना चाहिए। पंचायत बुलाने से या और किसी से काम नहीं चलेगा।
आज क्या क्राइम रेट नहीं बढ़ा है? डॉक्टर साहब ये बताइए, मध्य प्रदेश का क्राइम रेट अगर घटा हो तो आप बता दीजिए कि पहले क्राइम रेट कितना था, अब क्राइम रेट। आप उसको एक साइड नहीं हटा सकते, क्योंकि लगभग 12 वर्षों से सरकार में, 12 वर्षों से आप सरकार में, पटेल साहब का उत्तर पूरा हो जाने दीजिए। 12 वर्षों से आप सरकार में हैं, आपके पास पर्याप्त मौका था कि आप क्या क्या कर सकते थे, लेकिन उन 12 वर्षों में मुझे तो नहीं लगता कि जितना आपको सुधार करना चाहिए था उतना सुधार हुआ है। कहीं ना कहीं पुलिस का भी खौफ जनता के ऊपर से उठ गया है, और उसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। जनता आज ये समझती है कि अगर भ्रष्टाचार के आगे और पैसे के आगे सब कुछ बिक जाता है, और इस कारण वो खौफ जो अपराधियों के ऊपर होना चाहिए वो खौफ भी उनके ऊपर से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और निश्चित रूप से पुलिस के सुधार के जो कार्यक्रम होना चाहिए विगत 12 वर्षों में, वो ऐसा कोई कार्यक्रम हमें तो नजर में नहीं आया। डॉक्टर साहब अगर कुछ हुआ होगा तो बताएंगे, क्योंकि बातें तो बहुत सारी सामने आती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से वो कोसों दूर होती हैं। पटेल साहब, हम आपके पास फिर आएंगे। आपने चूंकि आपने सवाल खड़ा किया है तो हम डॉक्टर साहब का भी उत्तर ले लें, नहीं तो आप बहुत लंबे सवाल आप घड़ी लगा देंगे तो भूल जाएंगे धीरे धीरे। हमारे साथ एक और दर्शक हैं देवरी से जो अपना सवाल कर रहे हैं। आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी, मैं ये चाहता हूँ जी कि आप लोग राजनीति से और सारे बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, पर उसके परिवार के लिए क्या किया आपने? जी बिल्कुल तौर पर हमारे साथ निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष से डॉक्टर हितेश जी हैं, हम उन्हीं से उत्तर ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप पटेल साहब का भी उत्तर दीजिए, दर्शक का भी दीजिए। देखिए, 2-3 बातें मैं बहुत तेजी से कहना चाहता हूँ। इन्होंने जितने भी सवाल उठाए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं। मैं तैयार हूँ उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आया हूँ। मैंने आपको प्रोग्राम में पहले ही बताया, पर एक बात हमेशा पटेल साहब को ध्यान रखना चाहिए, 2003 से पहले 50 साल से अधिक ये लोग सत्ता में रहे हैं, तो इनके पास 50 सालों पे भी सवाल हैं। अंतर क्या है मैं बताता हूं। पिछले 10 वर्षों में हमने पत्रकारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत काम किए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एक पेंशन योजना लागू करी है जो भारत में मेरे ख्याल से अग्रणी राज्य है जिसने किया, और उसका लाभ भी लोगों को मिलना शुरू हुआ है। क्योंकि व्यावसायिक असुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय अग्निहोत्री जी जानते हैं, एक पत्रकार के सामने होता है। कभी वो किसी संस्थान के साथ होता है, कभी किसी के साथ होता है, कई बार उम्र के उन पड़ावों की वजह से वो प्रतिस्पर्धा से बाहर भी हो जाता है। तो ऐसे में उसके लिए एक पेंशन योजना का शुरुआत करी है। मुझे लगता है धीरे धीरे वो और बेहतर होगी। बीमा योजना की हम बात करें या फिर अच्छे काम करने वाले पुरस्कारों की, पुरस्कार हमेशा विवादों में रहे, लेकिन हमने 2007 से लेकर अभी तक के उनको देने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं हम उनके बीमा के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ये सब करने का प्रयास कर रहे हैं। विदिशा से एक और एक भी काम 3 से पहले नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा रोकेंगे, हमारे साथ विदिशा से रुद्र प्रताप सिंह जी हैं। रुद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर, पत्रकारों के लिए कोई ऐसा नियम बनना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए जो हमें पत्रकारों की रक्षा स्थिति के लिए हो। किसके लिए हो? पत्रकारों के हक के लिए हो सर, अधिकार के लिए। अधिकार, जी जी, निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब उनका इशारा जो है वो जो अग्निहोत्री जी ने कहा है, जो पत्रकार सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, जी मैं सहमत हूँ इस बात से। लेकिन जो मैं आपको कह रहा था कि पटेल साहब इनमें से एक भी 2003 के पहले का नहीं बोला। मैं ये मेरी कौतूहल है कि आप उनको 2 मिनट जरूर दीजिएगा कि वो मुझे बताएंगे कि 2003 तक 47 से लेकर 2003 के बीच में उनने एकाध कोई निर्णय लिया, उनके ध्यान आता हो तो वो जरूर बताएं दर्शकों को, क्योंकि मैं तो श्रृंखला के साथ बता सकता हूँ। जो सुविधाएं मिला करती थी डॉक्टर साहब पहले, वो कांग्रेस की सरकार ने दी थी, और फिर कांग्रेस की सरकार ने वो सुविधाएं वापस भी ले ली, कई सुविधाएं। ठीक है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं तो खैर आगे बढ़ना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कांग्रेस ने 50 साल कुछ नहीं किया है। डॉक्टर मुझसे ज्यादा अच्छा शायद अग्निहोत्री जी बता। नहीं, आप बताइए, आपने कांग्रेस से शायद ज्यादा, क्योंकि पत्रकार है कि पत्रकारों, क्योंकि आप जब भी बात करते हैं यानी कि आपको नहीं पता है। हितेश जी, मेरी बात सुनिए, मुझे आप बताइए ना, एक बोलिए तो सही है। आप दोनों स्थितियों से मेरा अनुरोध है। हमारे साथ एक और दर्शक है दमोह से, अनुराग, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। अनुराग जी, सवाल करें। हमारे ये इनसे कहना था, पहले क्या होता था, 1 दशक पहले तक हम लोगों ने भी, हेलो जी, सवाल करें। हम लोगों ने भी दमोह में जंगल कटाई और अवैध उत्खनन के खिलाफ 1 दशक से हम लोग लड़ाई लड़ रहे। हमारा कहना ये, पहले क्या होता था, नेता माफिया ठेकेदार का विकेंद्रीकरण था, सब अपने अपने काम देखते थे। अब हो रहा है कि वही नेता है, वही माफिया है, वही ठेकेदार, तो ये प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और केंद्रीकरण हुआ है इसका। और ये अब बालाघाट की घटना है तो प्रभारी मंत्री जयंत कुमार मलैया है, इनसे पूछना चाहिए वहाँ मैगजीन का कैसे हो रहा है अवैध उत्खनन, आज से नहीं हो रहा, वहाँ
पिछले 8-10 सालों से अवैध उत्खनन हो रहा। और रही बात इसकी, तो हम लोगों ने जो जंगल कटाई की लड़ाई लड़ी, हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा मिली थी, 10 साल हमें सुरक्षा दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन राजनीतिक दबाव में यहाँ पे हम लोगों की सुरक्षा हटाने तो भोपाल में डीजीपी पर दबाव बनाए गए और ये हटाया गया। और रही बात इसकी, जो अभी जी आपका सवाल बहुत लंबा हो गया है, चूंकि हमारा डिस्कशन ही खत्म, हम उत्तर कब लेंगे। निश्चित तौर पे आपने सवाल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निश्चित डॉक्टर साहब है हमारे साथ, हम उनसे उत्तर लेंगे कि एक बड़ी बात आई है कि पहले विकेंद्रीकरण था, अब केंद्रीकरण हो गया है। नंबर 1 ये देखिए त्रिपाठी जी, ये तो लूज टॉक है, हम इसकी बहुत चर्चा कर चुके हैं और इसमें कोई तथ्यात्मक बात हो तो उस पर चर्चा की जा सकती है। आज बहुत गंभीर विषय है और मैं चाहता हूं चर्चा पत्रकार की सुरक्षा की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने खुद बताया जैसे उनको सुरक्षा मिली। एक बड़ी बात उन्होंने भी कही कि उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुरक्षा दी गई, हटा ली गई। बिल्कुल, सुरक्षा का एक समय होता है, रिव्यू होता है, तरीका होता है, वो होता है, उसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ करता है। तो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर प्रकरण में जिसकी वो बात कर रहे हैं, मैं उसमें कुछ इसलिए नहीं बोल पाऊंगा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आज समय की ये मांग है कि आजकल एक छोटे से जिले का छोटा प्रकरण भी एकदम से नेशनल टीवी पर छाता है, तो स्वाभाविक है कि उसका जो जोखिम है छोटे पत्रकार का, जो वहां पर अंशकालिक पत्रकारिता जोखिम में कर रहा है, वो जोखिम बड़ा हो गया है। यानी कि उसकी बहुत छोटी सी खबर पूरे नेशनल कैनवास पर आती है और वो किसी की भी छवि खराब कर सकती है, किसी का पूरे जीवन का व्यवसाय खराब कर सकती है जो वो करता आ रहा है, बड़ा नुकसान दे सकती है। तो इस बड़े नुकसान के साथ साथ उसका जोखिम भी बढ़ा हुआ है त्रिपाठी जी। तो ऐसे दौर में, आज के दौर में, जो पहले 10 साल पहले नहीं रहा होगा, मेरा मानना यह है कि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम जैसे या विधेयक जैसी बातों को आना चाहिए। मैं पटेल साहब से भी गुजारिश करूंगा, मैं खुद भी इस बात का प्रयास करूंगा, क्योंकि डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी मैंने लंबी लड़ाई लड़ी थी और चिकित्सक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होने के नाते भी हमने सरकार के साथ बहुत, अपनी सरकार के साथ बातचीत करके डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और ये काम डॉक्टर साहब सुदूर अंचल से हमारे एक और साथी पत्रकार शायद हैं, वो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। सीहोर के बख्तरा से सवाल करना चाह रहे हैं। जी देव जी, सवाल करें। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो खनन माफिया जो लोग हैं, ये पत्रकारों को ही क्यों मारते हैं और उनको क्यों जिंदा जलाया जाता है? इनको पत्रकार ही तो उसको एक्सपोज करते हैं, इसलिए पिटते हैं। वो क्या होता है, कोई भी अवैध गतिविधि के सामने 2-3 लोग होते हैं। पत्रकार एक्सपोजे करता है, कोई पॉलिटिकल पर्सन हो सकता है, पटेल साहब जैसे विधायक हो सकते हैं जो उसको यदि रोकेंगे तो इन पे भी हमला हो सकता है, क्योंकि वो तो अपराधी है, अपराध कर रहा है। फिर आपने देखा पुलिस वालों पे भी हमला हो सकता है। आपस में इनकी गैंगवॉर भी होती है, क्योंकि ये तो अराजक क्षेत्र है, उनका आपस में आपराधिक क्षेत्रों का कोई वैधानिक स्तर तो होता नहीं है। तो ये अपराध तो कैसे भी हो सकता है। फिर आएंगे, पटेल साहब कुछ अपना तर्क देना चाह रहे हैं, हम आपके पास फिर आएंगे, लेकिन हमारा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये होगा कि अगर सीबीआई जांच होती है, मैं एक बार फिर बता दूं, वहां के जो पत्रकारों की मांग है, वहां के समाज में जो लोग मांग उठा रहे हैं, मैंने उनसे बात भी की, उनकी यह है कि सीबीआई जांच होगी तो वाकई में ये सही आएगी कि कौन लोग जो सामने हैं अपराधी, वो उन्होंने हत्या की, उनके पीछे कौन है, इस मुद्दे की जांच। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमें हमारी पुलिस पर विश्वास है, आईजी पर विश्वास है, एसआईटी पर विश्वास है। यह कांड, इस कांड की जांच मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पटेल साहब की पार्टी के समय जैसा सरला मिश्रा में हुआ था या विभा कारंत में हुआ था, ऐसा नहीं होगा। आपको इसमें निर्णय मिलेगा। जग्गी हत्याकांड में जैसा छत्तीसगढ़ के आपके दर्शक जानते हैं, ऐसा हश्र कुछ नहीं होगा। आपको रिजल्ट वैसे मिलेंगे जैसे नरेंद्र कुमार के समय में हुआ था, या अन्य जो बातें निकल कर आती हैं। हमारे यहाँ पर जितने अपराधों का कन्विक्शन रेट है आप उठाकर देखेंगे, बहुत बेहतर है। रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम हमारे यहाँ बहुत बेहतर है। हमारी पुलिस संवेदनशील है, मेहनतकश है, इसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन बिना तथ्यों के आधार पर पुलिस पर प्रश्न लगाना, अपराध उनके मनोबल को डाउन करना है, ये तो मानना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम, आपने उदाहरण दिया अभी कि उसी पत्रकार के ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया और फिर बाद में कह दिया मुझे पैसे दिए गए थे। तो आप कौन से वाली धारा को ठीक मानेंगे, ये बताइए। मतलब सीधे सीधे वो तो चला गया जेल। जी पटेल साहब, आप इसका कारण ये हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम इजी है। डॉक्टर पटेल साहब, आप अपना उत्तर दीजिए, उसके बाद अग्निहोत्री से हम जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में पत्रकारों का अवमूल्यन हो गया है, उनकी अपनी जो खुद की जो इच्छा है उसके कारण, अब हम ये नहीं कहेंगे अपनी पदलोलुपता या कुछ अर्जित करने के लिए वो अपना मूल्यांकन कर लिए हैं। हम अग्निहोत्री से पूछेंगे, लेकिन पटेल साहब आप पहले अपना उत्तर दीजिए। डॉक्टर साहब ने भी कहा, क्या थानों में आज भी सारे अपराध रजिस्टर्ड होते हैं? क्या आप मानते हैं सारे अपराध रजिस्टर्ड होते हैं? मैं नहीं, डॉक्टर साहब आपने कहा, आपकी पूरी बात
मैंने पूरी बात सुनी, आप सुनने का भी कोशिश करिए। मुझे लगा आप सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मैं मुझे नहीं मानता आप विधानसभा की तरह सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनिए। क्या 100% अभी भी FIR लिखी जाती है? ये आपको एक सोचने का विषय, ऐसा नहीं होता है। जमीनी हकीकत ऐसी नहीं। आप भोपाल में बैठे, ये राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीतिक विषय नहीं है। जो आपने बात कही, आप बात करेंगे तो राजनीतिक विषय नहीं होगा, और मैं कहूंगा तो राजनीतिक विषय होगा। ऐसा नहीं होता है। जो आप बात करेंगे वो सब सही, हम करेंगे सब गलत। जनता तय करेगी। नहीं, अगर ये एक एक सवाल करेंगे पटेल साहब तो फिर मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। आप अपना उत्तर दे दीजिए, हम डॉक्टर साहब से उसका जवाब लेंगे। मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने भी 3 विधायकों को वहां भेजा है कि वो अपने स्तर पर जांच करें और कोशिश करें कि तथ्यों को सामने लाए, क्योंकि कानून पे इनका तो, डॉक्टर साहब का तो ये फर्ज है कि इनकी सरकार की वो हमेशा पैरवी करें, उनका पक्ष रखें। लेकिन जब सवाल ये उठता है कि जिस प्रशासन पर उस परिवार को भरोसा नहीं है, उस परिवार के भरोसा नहीं होने के बाद भी उसी पुलिस से, उसी जिला प्रशासन से, जिला पुलिस से जांच करवाए, तो वो तो कहीं नहीं कहा है। कहां तक न्यायोचित है, उसको भरोसा नहीं है, कहीं नहीं कहा है। कहीं सुना है? सीबीआई की जांच कर रहा है। सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। जब सीबीआई की जांच की मांग जब भी होती है, सीबीआई की जांच की मांग जब होती है जब पुलिस पर विश्वास नहीं होता है। अगर उनको विश्वास नहीं है, जब कमी है जांच में, जब उनको विश्वास नहीं है तो दिक्कत क्या सीबीआई जांच को देने के लिए? दिक्कत क्या है उस चीज को? जब इतना एक खनिज के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पर एक पत्रकार की जगह हत्या हो जाती है, उसका अपहरण हो जाता है, अगर सीबीआई की परिवार मांग करता है तो क्या उसकी मांग अनुचित है? क्या वो गलत मांग कर रहा है? आप तो कह रहे हैं हम दोनों अतिथियों से मेरा अनुरोध है, आप जो बात कहेंगे जरूरी सारी बात हमारा। आप जब बात की जाती है तो हमेशा ऐसा लगता है आजादी के बाद से तो देश में कुछ हुआ ही नहीं। आपने जो कुछ किया 12 साल में देश को आगे ले गए, दोनों अतिथियों से मेरा अनुरोध है, आप ही वर्गीकरण करेंगे। डॉक्टर साहब पटेल बार बातें, पटेल साहब क्या मध्य प्रदेश पुलिस को घर पे बिठाएंगे? क्या पहले पटेल साहब डॉक्टर साहब एक हमारे साथ दर्शक है इंदौर से जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। जी पाठक साहब सवाल करें अपना। जी सवाल करें संक्षेप में। जी महेंद्र पाठक बोल रहा हूँ मैं इंदौर से। जी मुझ पर पिछले दिनों पुलिस के पास में शिकायत लिखाने गया था, तो शिकायत लिखने की बजाय उन अपराधियों से मिलकर पुलिस ने मुझ पर हाथ उठाया था और उसको लेकर मैंने जब FIR कराने की कोशिश की तो उन्होंने कहा सिर्फ आवेदन दे दें और आवेदन दे कर दें। जी दौर से आप जांच, जी आपका सवाल निश्चित तौर पे ये चीजें आती हैं डॉक्टर साहब। लेकिन ये सब प्रशासनिक विषय हैं। क्या आप सभी हत्याओं को, अपहरण को या इन घटनाओं को सीबीआई को सौंप देंगे? ऐसा संभव नहीं है। नहीं है तो आप वर्गीकरण किस आधार पे करेंगे? नहीं, यहाँ मामला किस आधार पे करेंगे बताइए डॉक्टर साहब। यहाँ मामला इस तरह का है कि उनका प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट आपके सामने नहीं आई है। जी अग्निहोत्री जी, चले सारी बातचीत व्हाट्सएप की है। जी अभी प्रारंभिक जांच का कोई भी तथ्य पुलिस ने रखा ही नहीं है आपके सामने जिस पर आप प्रश्न लगाएं। जी जब उनको रखने तो दीजिए, फिर आप बात करिए। जी डॉक्टर साहब अग्निहोत्री जी, आप तो इसका उत्तर दे ही, साथ में हमारा क्या वाकई में पत्रकारों ने भी अपना पतन किया है खुद? मैं नहीं मानता त्रिपाठी जी कि पत्रकारों अथवा पत्रकारिता का कोई अवमूल्यन हुआ है। जितनी अपने मूल्यों की रक्षा पत्रकारों ने की है शायद ही किसी समाज के वर्ग ने की हो, क्योंकि उन पर इतना प्रेशर होता है, अपने संस्थान का भी, अपने काम का भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और उस प्रेशर में वो काम करते हैं। तो मैं नहीं मानता। और जहां तक तथ्यों की बात जहां तक आ रही है कि नेक्सस कहां पर पैदा हुआ, संदीप कोठारी के ऊपर जो 15 केसेस लादे गए, उन 15 केसेस में से 9 तो वो बरी हो चुके अदालत से, और जो जिन 2-3 केसेस में उनको सजा हुई थी, उन 2-3 केसेस को लेकर के वो अपील में गए हुए थे। और ये जो केसेस लादे गए थे, क्योंकि वो कोई आदतन अपराधी नहीं थे, हालांकि पुलिस मुख्यालय के प्रेस नोट में कहा गया कि वो हिस्ट्री सीटर थे, उनके ऊपर 15 जिला बदर की कार्रवाई भी खत्म हो चुकी थी। ये मैं आपको वैधानिक कार्रवाई बता रहा हूँ कि जिला बदर की कार्रवाई भी उनकी खत्म हो चुकी थी, वो प्रचलन में नहीं थी। तो नेक्सस इसलिए कि उनके ऊपर केसेस लादे जा रहे थे झूठे, और अब आप मानने को तैयार नहीं है। जब वो महिला ने कह चुके कि मेरे को पैसे दे के कहा गया, तो पहले वाला बयान उसका गलत था, ये सही था, ये आप कैसे बताएंगे? ना क्योंकि दोनों में से कौन सा इन्फ्लुएंस आप ये तो वही जानते हैं। डॉक्टर साहब मुद्दा चर्चा का यही है। सुनिए, 15 में से 9 में वो बरी हो चुके, और जो 2-3-4 केसेस अग्निहोत्री जी, वो अपील में थे, तो मेरा ये निवेदन है, तो ये अदालत तय करती है। मेरा ये निवेदन है कि बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हम 2 मिनट के लिए उसका सारा कैरेक्टर वेरिफिकेशन छोड़ दें।
है। चाहे वो कैसा भी व्यक्तित्व हो, वो एक पत्रकार था, मैं आपके सामने कह रहा हूं, उसका जघन्य हत्या हुई है, ये बात हम स्वीकारते हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन और है कि पुलिस को अपनी प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट आप सामने रखने दीजिए, फिर हम 1, 2, 3, 4 पर चर्चा कर सकेंगे। ये बात भी तो डॉक्टर साहब सामने और इसके लिए 2 दिन की आप मोहलत नहीं देंगे कि संदीप कोठारी के साथ जो ललित रांगडाले साथ में थे, ठीक है ना, 2 दिन उनको रखने तो दीजिए। उनके बयान को भी तो सामने नहीं लाया जा रहा। क्यों नहीं? उनके बयान दर्ज है। वो ये कह रहे हैं जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट, जिस समय उनका अपहरण हुआ तो अपहरण करता हूँ हुए कह रहे थे कि आप अपने केसेस वापस नहीं ले रहे हैं। अग्निहोत्री, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके बयान ऑन रिकॉर्ड है। मैंने आपको प्रोग्राम शुरू होते ही कहा है कि उनके बयानों पर जो बिंदु है उस पर भी पुलिस जांच कर रही है। आईजी भी कह रहे हैं इस बात को। मेरी एडिशनल एसपी से बात हुई, ये बयान को स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं है। अरे साहब, आईजी ने एसआईटी रिपोर्ट के साथ जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वक्तव्य दिया है कि उनके परिवार के सारे बिंदुओं को लिया गया है। जी, चलिए मुद्दा अलग हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारा समय समाप्त हो रहा है, वक्त हो चला है कि हम एक पत्रकार की रक्षा कैसे हो उसकी टिप्पणी ले लेते हैं। अंतिम में पटेल साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से वो अपना धर्म भी निभाए, कर्म भी निभाए और सुरक्षित भी रहे। निश्चित रूप से चाहे पत्रकार हो या कोई अन्य व्यवसाय या कोई अन्य वर्ग का लोग, प्रदेश में कानून व्यवस्था ये ऐसी होना चाहिए कि कानून का खौफ हो। कोई भी अपराधी अपराध करने के पहले 10 बार सोचे, और इन सबसे ऊपर भ्रष्टाचार की रोकथाम हो। जब भ्रष्टाचार रुकेगा तो निश्चित रूप से अपराधों में भी कमी आएगी। और आप कितना ही आप और प्रयास करें, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मूल बात जब जाएंगे, प्रदेश में भ्रष्टाचार रुकना चाहिए और कि कानून का शिकंजा कसा होना चाहिए और पुलिस ईमानदारी से अपना काम करे तो निश्चित रूप से कानून की व्यवस्था सुधरेगी और क्राइम रेट नीचे जाएगा। पत्रकार कैसे तब सुरक्षित रहेगा? डॉक्टर साहब, सारे लोग सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर साहब, हम आपसे भी टिप्पणी जानना चाहेंगे। जैसी बात आई है, आपने जो अंशकालिक पत्रकारों हैं उनका बड़ा जोरदार से आपने समर्थन किया। बिल्कुल, मैं अभी भी फिर इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि जितना छोटा पत्रकार जितने छोटे स्थान से जितनी बड़ी खबर देता है, उतना बड़ा जोखिम उसके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। त्रिपाठी जी, हमको इन घटनाओं को संकेतों के रूप में लेकर आज एक बड़े कानून को बनाने की आवश्यकता है। ये मैं आपकी बात से सहमत हूं। यदि हम कांग्रेस, बीजेपी और तूतू मैमे में उलझेंगे तो हम आने वाले समय के लिए इन पत्रकारों की सुरक्षा के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। हम सबको एकमत होकर इस दिशा में मजबूत कदम उठाना चाहिए। निश्चित तौर पर बालाघाट और उत्तर प्रदेश की घटनाएं होती रहेंगी। अग्निहोत्री जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। त्रिपाठी जी, बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से छवि पर दाग लगते ही पुलिस अपनी डैमेज कंट्रोल में जुट जाती है और पीड़ित पक्ष को ही जो है अपराधी बताने लग जाती है, उससे कम से कम पुलिस को बच के अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करना चाहिए। और जहां तक पत्रकारों की सुरक्षा का मामला है त्रिपाठी जी, तो सरकार को ये बात इस पर विचार करना चाहिए बहुत गंभीरता से कि पत्रकारों के संरक्षण के लिए एक विधेयक इस मानसून सत्र में लाया जाए और उस पर गंभीरता से विचार हो और कानून बने। बिल्कुल, डॉक्टर साहब भी इसका समर्थन कर रहे हैं, पटेल साहब भी समर्थन कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर पटेल साहब समर्थन करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका बहुत धन्यवाद, पटेल साहब आपका बहुत धन्यवाद, अग्निहोत्री जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो दोस्तों, आमतौर पर अपराधी हो या दबंग, उनको पुलिस और पत्रकार का ही भय हुआ करता था। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता से तो खास तौर पर गलत काम करने वाले पहले डरते थे। डरे भी क्यों ना, पत्रकार ही तो है जो समाज विरोधी तत्वों की कलई खोलने का काम करते रहते हैं। घपले घोटाले उजागर करना तो इनका अधिकार है। फिर कलम की ये ताकत अचानक कमजोर कैसे हो गई? क्योंकि कलम चलाने वाला खुद ही असुरक्षित हो गया है। राजधानी भोपाल से लेकर जिलों तक कहीं भी अब पत्रकार सुरक्षित नहीं है। तो समाज की सुरक्षा की गारंटी क्या होगी? करेला और नीम चढ़ा वाली कहावत है कि अब तो प्रशासन और पुलिस भी जुल्म का शिकार होने वाले पत्रकारों को ही अपराधी साबित करने लगे। वाकई चिंताजनक स्थिति है। जिस तरह नदी के पानी के साफ होने की गारंटी उसमें रहने वाली मछलियां देती है, ठीक वैसे ही आम जनता के सुरक्षित होने की गारंटी एक निर्भीक पत्रकार देता है। इसलिए इस प्रजाति को संरक्षण देने की आवश्यकता है। पत्रकार डर गया तो लोगों की आवाज बनने वाले मीडिया की ताकत भी खत्म हो जाएगी। फिर कौन कहेगा खींचो ना कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आज के लिए बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group.
आईसेक्ट यूनिवर्सिटी शहर के कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में स्थापित। हम दे रहे हैं सपनों को आकार। यहाँ लिखी जा रही है शिक्षा की नई इबारत। इंटरनेशनल पार्टनरशिप 6 देशों के साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए एनएसडीसी से संबद्ध मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय। हम जोड़ते हैं शिक्षा को रोजगार से। ये अवार्ड्स हमें स्थापित करते हैं सर्वोच्च शिखर पर। प्रतिभाओं को हम देते हैं भरपूर विस्तार। आधुनिक तकनीकों से लैस परिसर। शिक्षा के साथ कला, संस्कृति और साहित्य को जोड़कर हम गढ़ते हैं विराट व्यक्तित्व। शिक्षा की नई ऊंचाइयों को छूकर अपने सपनों से बातें करें। बस एक कदम बढ़ाइए आईसेक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। हो पहचान अपनी बनाएंगे, आईसेक्ट में आ गए हैं तो बेस्ट एजुकेशन पाएंगे। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और प्राण घातक